well. All right, you're welcome, Arisha. Okay, let's start with your chapter number 2. We'll be talking about measurement and purity. Okay? In chemistry, there are a good lot of measurements that are going to happen across many chapters. You'll see there's the measurement of masses, the volumes. You have to measure the concentration. You might have to measure time as well in many of the cases and experiments as well. So gases have volume as well. Then mass, solids, liquids, all of them have mass as well. And what do we mean by purity? फिर हमारे पास substances भी दो types की आ गई. In the upcoming chapters, we are going to talk about elements, compounds, and mixtures. Over there, we are going to talk about pure versus impure substances as well. That what is the difference basically. So overall, if we talk about the measurements, time की बात करें, how can time be measured in chemistry? Time can be simply measured using a stopwatch or a stop clock, which are usually accurate to one or two decimal places. The units of time normally used are seconds or minutes, although other units may also be used for extremely slow reactions. For example, rusting. अब rusting is a very slow reaction as well. Rusting के लिए क्या चाहिए? It's a chemical reaction as well, where a metal just simply has to react with two things. कौन सी हैं वो दो things? Oxygen in the air and water. अगर किसी भी मेटल को ये दो चीजें मिल जाएंगी, वो रस्ट कर जाएगा. अब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है, कोई रिएक्शन, हमने टाइम मेजर करना है. टाइम के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? स्टॉप क्लॉक और अ स्टॉप वॉच. इट्स मोस्टली योर स्टॉप वॉच. फिर कुछ कन्वर्जन्स का आइडिया होना चाहिए. द वेरी बेसिक लेवल दैट 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स. अगर 1 आवर है तो 1 आवर को आप 60 × 60 3600 सेकेंड्स होंगे. ठीक है, 60 सेकेंड्स को अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना, यू शुड नो दैट एज वेल. Temperature is another quantity that is, very much commonly measured in chemistry. Temperature is measured with a thermometer which can normally give readings to the nearest degree Celsius. अब आपको different types हैं thermometers की. ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स हैं वो आपके पास वर्क करेंगे जब एक लिक्विड एक्सपैंड होगा. ठीक है, कोई भी लिक्विड जब एक्सपैंड होता है, जैसे आप घरों में यूज करते हो, या तो वो मरकरी होगा, इट्स अ मरकरी थर्मोमीटर, या फिर यू कैन से द अल्कोहल. अब ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं, दे आर बोथ एबल टू एक्सपैंड. और जब ये दोनों चीजें एक्सपैंड होती हैं, ये रीडिंग देते हैं. फॉर एग्जांपल, एक थर्मोमीटर है, उसमें भी मरकरी का लेवल अभी इतना है. अगर आपने अपना फीवर मेजर करना है, व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू मेजर योर फीवर एंड इफ योर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, ये मरकरी एक्सपैंड करता है. और जब वो एक्सपैंड करता है, इट राइजेस एंड गिव्स यू अ न्यू रीडिंग ऑफ a temperature. They work on expansion. Same is the case with alcohol as well. Alcohol thermometers आपके पास रूम टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए होते हैं. अब तो जमाना बदल गया, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आ गए. आई गेस मोस्ट ऑफ यू माइट हैव इन योर होम्स एज वेल, विच आर एक्चुअली मोर प्रिसाइज देन ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स एज वेल. क्योंकि अगर हम इनको डिस्कस करें तो डिजिटल थर्मोमीटर्स जो होते हैं, दे कैन गिव यू रीडिंग लाइक अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेस तक भी. वो आपको 2-3 डेसिमल प्लेस तक भी रीडिंग प्रोवाइड कर देते हैं. Whereas in a traditional thermometer, they are accurate, but they're not precise. Accuracy और precision में बहुत फर्क है. Accuracy is like how close you get a true value. Precise value ज्यादा कब होगी? जब बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर आ रहा है. टू 27, या वर्सेस आप 27.35 देखो, तो 27.35 would be a more precise value. And the units of temperature are degrees Celsius. आगे जाके ये अभी भी शायद अगर आपको ए लेवल्स में कहीं आता है, दैट हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम कैल्विन्स. ठीक है, अगर आपने सेल्सियस टू कैल्विन जाना है, तो व्हाट डू यू डू? लेट्स से अगर आपका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ डू वी कन्वर्ट इट टू कैल्विन? यू हैव टू ऐड 273 इन इट. एंड व्हेन यू ऐड 273 इन सेल्सियस, वो आपके पास आंसर आता है कैल्विन में. तो कैल्विन बन जाएगा आपका रूम टेम्परेचर 298 कैल्विन. So if someone asks you what's the room temperature, it is 25 degrees Celsius. और कैल्विन्स में कितना है? 298 कैल्विन. कोई भी सेल्सियस में टेम्परेचर हो, आपने उसमें 273 ऐड करना, you'll get your answer in Kelvin. Mass is also another very important quantity जो आप ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करते हो. If we talk about normal substances या periodic elements, they're all measured in grams. So mass is measured using a digital balance, या फिर पेपर में एग्जाम ने एक और वर्ड दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, which is also normally give readings to 2 decimal places and these must be tiered to 0 as well. एक बटन होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर, known as the tier button. If any one of you has a kitchen scale as well, उसके ऊपर एक बटन होता है टेयर का. टेयर इज रीसेट बटन. You can say it's
काइंड ऑफ अ रीसेट बटन, कि आप उसको वापस जीरो पे ले आओ स्टेयर के बटन को। The standard unit of mass is kilograms, but in chemistry, grams are most oftenly used. तो kilograms to grams में अगर आना है तो आपने multiply by 1000 करना है. But if you are going from 1000 grams to kilogram, you have to divide it by 1000. Volume now can be measured for liquids as well. It can be measured for gases as well. अगर हम बात करें वॉल्यूम की, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग सेवरल टाइप्स ऑफ apparatus depending on the level of accuracy needed. For approximate volumes where accuracy isn't an important factor, measuring cylinders are used, and these are the graduated which are available in your 25 centimeter cube, 50, 100 and 250. हर किस्म की वैरायटी में आपके पास मेजरिंग सिलेंडर्स तो अवेलेबल है लैब में. दे ऑल वेरी इन साइजेस, कोई 50 है, 50 वाला भी है, आपको अपने 100 वाला बीकर भी मिलेगा आपको लैब के अंदर. दे ऑल वेरी according to different sizes and the amount of liquid volume that they are supposed to be measuring. उसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, these are also part of your MCQs, बेशक नोट कर लें ये चीज. Pipettes and burettes. To the students that have joined my class today, I don't want you guys to make any notes. ठीक है, कोई नोट्स नहीं बनाने, ये आपको सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैम्ब्रिज की मैं आपको खुद भेज दूंगा. बिल्कुल, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड. जैसी क्लास खत्म होती है ऑटोमेटिकली लेक्चर शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर. ठीक है, आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग. और इसके अलावा यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड, आस्क क्वेश्चंस. जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि नोट करनी, यू हैव टू नोट दैट डाउन. बट अभी you just have to listen very very carefully. ठीक है, that is going to help you more. You just have to listen carefully. पिपेट्स और ब्यूरेट्स का सवाल आता है. पिपेट्स मेजर करते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ब्यूरेट्स होते हैं दे कैन एक्यूरेटली मेजर 50 सेंटीमीटर क्यूब. मोस्ट कॉमनली जब आप ए लेवल्स में होगे तो आप ये दोनों चीज़ें यूज भी करोगे टाइट्रेशन के अंदर ना. बल्कि अभी हम आगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर जो है आपका चैप्टर 11 एंड 12, वहां पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे दैट पिपेट्स और ब्यूरेट्स क्यों एक्यूरेट है. ये फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. पिपेट्स या तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के साइज में आते हैं, 25 सेंटीमीटर क्यूब के साइज में. तो अगर आपके पास ऑप्शन है, इफ देयर इज अ सब्सटेंस दैट यू हैव टू मेजर एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर क्यूब, में आपसे कहता हूँ मुझे इथेनॉल ला के दो. अब बजाय कि आप एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर देखो कि 25 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, आप एक पिपेट यूज करो. अ पिपेट हैज अ शेप समथिंग लाइक दिस. ठीक है, you can see in your book as well, this is a pipette. आप एक pipette fill करके ले आओ, because that is complete exact 25 सेंटीमीटर क्यूब का ही वो साइज होता है pipette का. burette is also same. burette can measure exactly 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मोस्टली आप टाइट्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हो. तो here you can see this is the burette that I was talking about. It can measure up to 50 सेंटीमीटर क्यूब. कॉनिकल फ्लास्क हैज अ वेरिएबल. ठीक है, ये वेरी करता है इसका. पिपेट है, पिपेट जो होगा दैट मेजर्स एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज अ पिपेट फिलर. ठीक है, इस बॉब होता है, अगर आप इसको प्रेस करोगे फिर सक करेगा लिक्विड. आपने इसको यहाँ पे अटैच करना है इस चीज को. इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, दिस इज वेयर द पिपेट फिलर है. जब आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे, इट इज गोइंग टू सक अप द लिक्विड, और ये एग्जैक्टली कितना मेजर करेगा? 25 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ गैस. Volume of a gas sometimes need to be measured, and it is done by collecting it in a graduated measuring apparatus. A gas syringe is usually the apparatus used, and a graduated cylinder inverted in water may also be used as well. गैस डिपेंड करता है ना. अगर आप जो गैस मेजर कर रहे हो, लेट्स से एक रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, मैं कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड है. आई हैव अ रिएक्शन हैपनिंग, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एन एसिड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ ये कैल्शियम कार्बोनेट जब एक एसिड से रिएक्ट करेगा, ये गैस प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये रिएक्शन में दोनों सबसे हैं, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी है और आपके पास HCl भी है. अब ये जो गैस प्रोड्यूस करे, पहली बात तो यू हैव टू कवर दिस अप सो द गैस डजंट एस्केप. यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्टेड होगी विच कैन देन बी कनेक्टेड टू अ मेजरिंग सिलेंडर. अब सारी गैस यहाँ पे कलेक्ट होगी. बट ये है अपवर्ड डिलीवरी सिस्टम. This is an upward delivery system, and an upward delivery system is more accurate when you are talking about light gases. जो लाइट वेट गैसेस होती हैं, दे आर यूज्ड इन अपवर्ड डिलीवरी सिस्टम. अगर आपके पास कोई हैवी गैस है जो कि आपकी एयर से हैवी है, उसको आप मेजर करोगे किससे? डाउनवर्ड डिलीवरी से, ताकि वो जो भी गैस है वो यहाँ पे कलेक्ट हो. दिस इज अ डाउनवर्ड डिलीवरी गैस कलेक्शन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, आप दो टाइप्स ऑफ बलून की एग्जाम्पल ले लेना अपने घर में. दो बलून्स होते हैं, एक जो आप खुद फुलाते हो,
अब आप जो बलून खुद फुला रहे हो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हैवी गैस जो हम एक्सहेल आउट करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से एक बलून भरते हो, कैन समवन टेल मी और आंसर इन द चैट बॉक्स, जो बलून आपने खुद अपने मुंह से भरा है, डज इट गो अप और डज इट कम डाउन? कैन समवन टेल मी? Open up your mic or answer in the chat box. The balloons that you fill yourself with carbon dioxide gas, जो आप exhale out करते हो, what happens to that balloon? Does that balloon goes up or goes down? जो आप उसको छोड़ देते हो, goes up नहीं यार। आप खुद सोचो, जो आप घर में बलून फुलाते हो वो ऊपर उड़ता है हवा में या नीचे जमीन पे गिर जाते हैं? दोबारा सोचें, कम ऑन। डाउन, एग्जैक्टली। ठीक है, वो तो नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और ये बाकी गैसेस से भारी है, अच्छी खासी, इसका MR44 है। अब एक और एग्जांपल ऋषा, एंड आई वांट यू टू आंसर मी अगेन। जो आप मार्केट से लेते हो बलून जो फूले हुए होते हैं, उनमें होती है हीलियम गैस। हीलियम गैस लाइट वेट गैस है। तो वो वाला जो बलून होता है, अगर आप उसको छोड़ो तो वो कहाँ जाएगा फिर? थिंक, जो मार्केट्स में लोग बेच रहे होते हैं बाहर रेडी वगैरह पे, वो ऊपर जाते हैं। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि हीलियम इज अ लाइट वेट गैस। तो वंस यू नो कि व्हाट टाइप ऑफ गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तभी आप डिसाइड करोगे ना कि आपने इसको अपवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट करना है या डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से। आपको पहले पता तो हो कि उस गैस ने जाना कहाँ है। अगर उस गैस ने नीचे जाना है, इफ इट्स लाइक हैवी, तो आप उसको डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से कलेक्ट करोगे। मोस्ट एक्यूरेट वे, आप सब भूल जाओ, अपवर्ड डिलीवरी डाउनवर्ड डिलीवरी सब छोड़ दो, आप गैस सिरिंज यूज करो। ये सबसे एक्यूरेट मेथड। ये बात ही खत्म हो गई कि गैस एस्केप ही नहीं कर सकेगी। आप ये देखो, दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर, राइट? दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है विच हैज रिएक्टेड विद लेट्स से HCl, और इसने क्या प्रोड्यूस कर दी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आई डोंट केयर वो भारी गैस है हल्की गैस है, जब वो प्रोड्यूस होगी उसने जाना किधर है? गैस सिरिंज के अंदर ही जाना है। इट हैज नो ऑप्शन टू एस्केप। यहाँ पे मसला ही खत्म। यू डोंट इवन हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू चूज एन अपवर्ड डिलीवरी मेथड और डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड। आता है पेपर में, सवाल आएंगे, MCQs में भी आते हैं, बट गैस अरेंज मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वे टू कलेक्ट एज वेल एंड मेजर एज वेल। आप सोचो, यहाँ पे आपने सिर्फ कलेक्ट नहीं की गैस, आप ये कैलिब्रेशंस देख रहे हैं। लुक एट द कैलिब्रेशंस ओवर हियर, देयर आर रीडिंग्स, देयर आर मार्किंग्स एज वेल ऑन द गैस रेंज। यू हैव नॉट जस्ट कलेक्टेड द गैस, यू हैव ऑल्सो मेजर्ड इट्स वॉल्यूम। कि अगर गैस प्रोड्यूस हुई थी, कितनी गैस प्रोड्यूस हुई, आपने वो भी मेजर कर लिया है बाय यूजिंग अ gas syringe. So gas syringe helps you to collect the volume as well and measure that how much volume has been collected as well. Ashar, is everything clear? Can you hear me? Ashar, Naveed, any problems? Okay. Good job. Next we have a concept जो हम बात करते हैं प्योर वर्सेस इम्प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, लेट मी शो यू गाइस वन थिंग एज वेल। अब प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में फर्क क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि, बल्कि शायद मैंने पहले भी इस क्लास में मेंशन किया था, हाउ डू वी नो वाटर इज प्योर? प्योर चीज मतलब क्या है प्योर का? साफ, कोई और मिलावट नहीं है। हम ये कहते हैं ना, कोई मिलावट ना हो ना, उस चीज को हम प्योर कहते हैं। कि अगर वाटर दे रहा हूँ मैं आपको, इफ आई एम गिविंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें सिर्फ वाटर होना, फिर कोई और चीज ना होना, कोई टैंग शैंग, कोई चीनी नमक, वो तो सारी फिर इम्प्योरिटीज हो जाती है ना। कोई चीज एडेड है अगर उसमें। प्योर वाटर जो होगा, इट हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, it has a fixed melting point as well. When you compare it to impure, something impure, किसी भी चीज को अगर मैं कह रहा हूँ ये impure है, क्यों है impure? मतलब क्या है impure का? ये क्या impure कैसे बोल दिया मैंने उसको? उसमें कुछ और भी है। Something else has been added in that substance as well. उसमें कोई मिलावटें हैं, that's what we say, right? So paper chromatography is a technique used to separate substances that have different solubilities in a given solvent. For example, different colored inks that have been mixed to make a black ink. A pencil line which is drawn on chromatography paper and spots of the sample are placed on it. Chromatography is also a method that can help us distinguish कि किस चीज में कितनी impurities है। Let's say if I talk about purple versus red color, ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये देखते हैं, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है, दिस इज अ पेंसिल लाइन। ये पूरा जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, दैट हैज बीन डिप्ड इन अ सॉल्वेंट एज वेल। यहाँ पे मैं दो इंक्स प्लेस कर रहा हूँ। कौन कौन सी हैं? वन ऑफ देम इज द रेड इंक एंड द अदर वन इज अ पर्पल इंक।
ठीक है। अब रेड एक प्राइमरी कलर, एक जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, मैं आपको समझा रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी। रेड इज अ प्राइमरी कलर। रेड एक ही स्पॉट प्रोड्यूस करेगी क्रोमेटोग्राफी में बिकॉज वो प्योर है, रेड में रेड ही है। लेकिन जो पर्पल है ना, पर्पल कलर आपके पास दो स्पॉट्स प्रोड्यूस करेगा, एक स्पॉट जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा रेड का, और जो दूसरा स्पॉट वो प्रोड्यूस करेगा वो होगा ब्लू का। क्यों? क्योंकि पर्पल इज नॉट अ प्योर कलर, right? Purple is not a pure color. Purple is made up of two other colors which are red and blue. अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हो तब आपके पास पर्पल बनता है, राइट? सो पर्पल आई कैन सी फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी इज impure. Why? Because purple color has produced more than one spot. Purple color has produced more than one spot. Whereas if we compare it to the red ink, जो red ink है, red ink is pure. एंड इफ समवन आस्क यू व्हाई, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जब आपने की थी, रेड इंक ने सिर्फ वन स्पॉट प्रोड्यूस किया था। एक स्पॉट का मतलब ये कि उसमें सिर्फ रेड है, एक ही चीज है। एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस वन स्पॉट इज प्योर, एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस मोर देन वन स्पॉट विल ऑलवेज बी इम्प्योर। अगर आप ग्रीन कलर डाल दोगे, ग्रीन कलर आपके पास दो स्पॉट्स प्रोड्यूस करेगा, एक ब्लू का और एक येलो का, क्योंकि ग्रीन इज ऑल्सो मेड हाउ व्हेन ग्रीन एंड व्हेन सॉरी ब्लू एंड येलो आर मिक्स टुगेदर। एम आई क्लियर अरीशा? इज इट क्लियर? Let me know if it's clear. Any problems till now? Good job, good job. Okay, good. तो अब क्रोमेटोग्राफी होती कैसे है? ठीक है। सबसे पहले यू टेक अ पेंसिल लाइन। एक ये भी सवाल आता है दैट द लाइन दैट यू आर ड्राइंग व्हाई इज इट मेड ऑफ अ पेंसिल। आप एक पेंसिल लाइन पहले तो ड्रॉ करोगे इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, और स्पॉट्स को प्लेस कर दोगे उस पेंसिल लाइन के ऊपर। नाउ द पेंसिल दैट आई यू आर यूजिंग एज एन इंक वो रन इनटू द क्रोमेटोग्राम अलोंग विद द सैंपल्स। आप उसको पेपर को सॉल्वेंट में डिप करोगे, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो स्पॉट्स ऊपर मूव करते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। अशर, मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है? यू आर देन गोइंग टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। व्हेन यू डिप अ टिश्यू पेपर इन वाटर, बिल्कुल उसकी टिप आप करते हो, डिप कर देते हो हल्का सा टिश्यू पेपर, तो पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है एकदम। हैव यू सीन दैट? व्हाट हैपेंस? सर दोबारा से क्लास करके बोल रहे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। Okay, now check your Wi-Fi. I am talking about what is capillary action. Capillary action एक एक्शन है that happens by absorbance. आप जब एक टिश्यू पेपर लेते हो एक बड़ा सा, ठीक है, मैं कहता हूँ अभी आप जाओ एक ग्लास लो पानी का, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक लंबा सा एक टिश्यू पेपर ले लो, और उस टिश्यू पेपर का आप एक एंड पानी में डिप कर दो। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सर वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब जो इंक हमने जो टिन में डाली थी वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। द वाटर विल ट्रेवल अप द टिश्यू पेपर, नहीं, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा टिश्यू पेपर के थ्रू, होगा ना? यस अरीशा, हाँ ये यू टेल मी। एग्जैक्टली, पानी ऊपर मूव करेंगे ना। आप सोचो आपने एक टिश्यू पेपर लिया है, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, राइट? यू हैव टेकन अ टिश्यू पेपर, आप उसका एक एज पानी में डिप करते हो, एग्जैक्टली अरीशा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपको बाकी टिश्यू पेपर पानी में डिप करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया ऊपर तक, वो ऊपर तक आ गया पानी, ठीक है, क्योंकि इट ऑल ट्रेवल्स अप द पेपर। एग्जैक्टली, पेपर पूरा वेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसी तरह क्रोमेटोग्राफी भी हो रही है। अब टिश्यू पेपर नहीं वहां लिख देना, क्रोमेटोग्राफी होती है एक फिल्टर पेपर जैसा एक पेपर होता है। शायद आप लोग आगे लैब में करो, बल्कि मैं भी आप लोगों की वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो फिल्टर पेपर एक होता है, उसके ऊपर आप ये डिफरेंट स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हो, और फिर ये कैपिलरी एक्शन होता है। ये जो आपने तरीका बताया हरीशा है कि वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऊपर तक ट्रैवल हो जाएगा, इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। दिस इज हाउ क्रोमेटोग्राफी works on the basis of capillary action when the water gets absorbed of the filter paper. Different substances have different properties that something like traveling up the paper, or moving down the paper as well. It all depends on the substance कि कौन सी substance कितनी soluble है। अगर कोई substance कम soluble है, वो कम ऊपर तक जाएगी, absorb होगी। अगर कोई substance ज्यादा soluble है, then वो ज्यादा ऊपर तक travel करेगी। For example, पहला method क्या है? The first step is that you have to set up a chromatography paper as shown in the diagram over here.
ठीक है, आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इट्स काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू द फिल्टर पेपर, इट्स वेरी सिमिलर टू द फिल्टर पेपर। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे विद अ पेंसिल। नाउ दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन इन एग्जाम, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर ने ये पूछा भी हुआ है लास्ट ईयर, व्हाई डू यू ड्रॉ द लाइन विद अ पेंसिल, कैन समवन टेल मी। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने इस फिल्टर पेपर को बाद में डिप भी करना है एक सॉल्वेंट के अंदर। सो कैन समवन टेल मी व्हाई इज दिस लाइन ड्रॉन विद अ पेंसिल। टेक अ गेस, अशर, अरीशा। व्हाई यूज अ पेंसिल? एनी आइडिया, एनी guesses? It's a very important question. Why are we drawing the line with a pencil? Why not with a pen? Because पेंसिल पानी में डिसॉल्व नहीं होती, इंक की वजह से। हाँ, अगर हम पेन से लाइन बनाते हैं, जो ऋषा ने भी कहा है, इंक होती है ना पेन में, इंक तो मिक्स हो जाएगी पानी में, वो तो डिसॉल्व हो जाएगी। पेंसिल, आप बेशक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लो, आप पेपर गीला कर दो, पेंसिल वुड नेवर गेट इरेज्ड, डिसॉल्व नहीं होगी पेंसिल। गॉट इट? आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, ये पूरा मेथड मैंने अभी आप लोगों को लिखने के लिए देना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी, ठीक है। सेट अप अ क्रोमेटोग्राफी पेपर एज शोन, यू हैव अ ब्लैक इंक, आपने ब्लैक इंक को टेस्ट करना है कि ब्लैक इंक के अंदर कौन से कलर्स है। ये जो आपने बाकी तीन स्पॉट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आपने तीन स्पॉट्स क्यों रखे हैं यहाँ पे इनके, दीज आर द रेफरेंस स्पॉट्स। क्यों? क्योंकि ये सारे स्पॉट्स एक एक स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे ना यहाँ पे। रेड वाला जो होगा, रेड वाला अपना स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, ब्लू वाला अपना स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, और येलो वाला अपना स्पॉट प्रोड्यूस कर देगा। अब ब्लैक वाला, लेट्स से एक स्पॉट यहाँ प्रोड्यूस करता है और एक स्पॉट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। इसका क्या मतलब होगा कि जो ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक के अंदर येलो भी था, ब्लैक इंक के अंदर ब्लू कलर भी था, बट ब्लैक इंक के अंदर रेड कलर नहीं था। गॉट इट? बिकॉज अगर रेड कलर भी होता ब्लैक इंक के अंदर, वहां पे एक स्पॉट प्रोड्यूस होना चाहिए था, बट अ स्पॉट wasn't produced over there, that means that black ink did not have the red spot। तो जब आपने पूरा क्रोमेटोग्राफी पेपर सेटअप कर लिया है, आपने सारे स्पॉट्स भी लगा दिए हैं पेंसिल लाइन के ऊपर, नाउ यू आर गोइंग टू लोअर द पेपर इनटू अ बीकर विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एंड वेट फॉर द सॉल्वेंट टू ट्रेवल अप द पेपर। और ये देखें, जब वो सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल हुआ है, एक स्पॉट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है रेड का, ये येलो का, ये ब्लू का, और ब्लैक ने कौन कौन से स्पॉट्स प्रोड्यूस किए? ब्लैक ने ब्लू स्पॉट ही प्रोड्यूस किए, मेरी ब्लैक इंक ने येलो स्पॉट ही प्रोड्यूस किया, मेरी ब्लैक इंक ने रेड स्पॉट ही प्रोड्यूस किया है। विच मीन्स दैट ब्लैक इंक के अंदर तीनों सब्सटेंसेस थी, रेड भी, येलो भी, एंड ब्लू एज वेल। इज इट क्लियर? समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम स्टिल नाउ? I'll show you guys as well how have we done this chromatography. ठीक है, and you're going to be Check very this out. clear with it. In just a sec, I'm going to speak with a different accent. And just between you and me, In today's video, we're going to talk about paper chromatography. We'll take a look at how it's done, explain the theory behind it, like what the mobile and stationary phases mean, and also show you how to calculate RF values. Now, chromatography is a general analytical technique used to separate the different substances in a mixture so that we can then identify them. And there are actually lots of different types of chromatography. But the one you need to know about is paper chromatography, which can be used to separate the different dyes in an ink. The first step is to take a piece of filter paper and use a pencil to draw a line near the bottom of the sheet, which we call our baseline. Next, you want to add your sample of ink, which you think might contain lots of different substances, to the pencil line. Then we need to find a beaker and fill it with a shallow amount of solvent, like water or ethanol. We are now ready to start, and we can place the filter paper into the solvent. But importantly, we have to make sure that we don't submerge our pencil line and our spot of ink, which is why we made our solvent shallow. And if you're being careful, you should really place a lid on top to stop the solvent from evaporating.
Then we just wait for the solvent to seep up the paper, and as it does so, the different dyes that make up our ring will dissolve in the solvent and move up with it. What makes this interesting, though, is that each of the different dyes will travel up the paper at different rates, and so they'll end up separating out, which tells us that each one must be a different substance. So we've basically separated out the different substances. However, if any of our chemicals aren't soluble in that solvent, then they won't be able to dissolve and move up the paper, so they'll just stay on the baseline. Once the solvent has almost reached the top of the paper, we take it out and leave it to dry, and the pattern of spots that we have left is called a chromatogram. Now, to explain why the different chemicals move up the filter paper at different rates, you need to use a couple of weird terms: the mobile phase and the stationary phase. What makes these things odd is you don't want to think of these phases as periods of time, but rather as types of substances. The mobile phase is a substance that the molecules can move in. It's always a liquid or a gas, and in our paper chromatography, it would be the solvent that we used. Meanwhile, the stationary phase is a substance or material that the molecules can't move in. So usually a solid, or sometimes a really thick liquid. But for us here, it would be our paper. During the chromatography experiment, the different chemicals in our sample of ink will constantly change between the mobile and stationary phases, dissolving in the solvent, moving a little bit, and then binding to the paper, over and over again. And so overall, how much time they spend in each of these two phases is going to determine how fast they move up the paper. With the chemicals that are more soluble in the solvent spending more time in the mobile phase and therefore moving faster, and those that are less soluble or are more attracted to the paper spending more time in the stationary phase and so moving more slowly. So if you think about it, how far each of the chemicals travels is dependent on the properties of that substance. And if we did the same experiment again, our chromatogram would look the same. This means that if we measure how far each substance moves, we can compare those values to a data book and identify which type of chemical it must have been. How far each of the chemicals moves, though, is also going to depend on how long we leave the experiment. So instead of comparing the actual distance, we instead calculate a ratio called the RF value, which is equal to the distance traveled by the substance divided by the distance traveled by the solvent. So if this pink substance had traveled 6 centimeters from the baseline, and the solvent had traveled 10 centimeters, then our RF value would be 6 divided by 10, so 0.6. One of the important things to appreciate with chromatography is that when we do chromatography with a pure substance, so a substance with only one type of chemical in it, then it won't separate out at all. We'll just get a single spot on our chromatogram, for which we can calculate a specific RF value. However, if we did the experiment again, with the same substance but a different solvent, or a different type of paper, then the chromatogram might look different. And our RF value would be different too, because we'd have changed the mobile or stationary phase. So when a chemist looks up an RF value in a databook, they'd have to take into account which solvent the experiment was done in, and what type of paper was used. Anyone? Okay, so is it clear, Arisha, Ashar? Okay.
If two or more substances are the same, they will always produce identical chromatograms. If the substance is a mixture, it will separate on the paper to show all the different components as separate spots. An impure substance will always show up with more than one spot. ये मैंने बताई थी ना बात कि कोई भी substance अगर impure होगी, it will always show up with more than one spot. And a pure substance should only show up with one spot. एक और एग्जांपल लेते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक इंक रख के देता हूँ, ग्रीन इंक। ये है मेरे पास कौन से कलर की इंक? ग्रीन इंक है यहाँ पे। साथ में कुछ रेफरेंस स्पॉट्स भी लगाता हूँ, एक रेड का स्पॉट लगा देता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए येलो स्पॉट लगा देता हूँ, और एक मैं रेफरेंस के लिए ब्लू स्पॉट लगा देता हूँ, राइट। नाउ अब क्रोमेटोग्राफी जब शुरू होगी, ब्लू ने भी अपना स्पॉट प्रोड्यूस कर दिया है, ब्लू 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 के अंदर ब्लू ही है, तो वो एक स्पॉट बनाएगा। रेड ने भी अपना स्पॉट प्रोड्यूस कर दिया है आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, और जो हमारे पास येलो इंक है उसने भी अपना स्पॉट प्रोड्यूस कर दिया है। और जो मेरी ग्रीन इंक है, ग्रीन इंक ने भी मेरे पास दो स्पॉट्स प्रोड्यूस किए हैं। कौन से स्पॉट्स प्रोड्यूस किए? एक ये वाला, और उसने जो दूसरा स्पॉट प्रोड्यूस किया वो था ये वाला। विच मीन्स कि जो मेरी ग्रीन इंक थी, ग्रीन इंक के अंदर येलो भी था, मेरे ग्रीन इंक के अंदर ब्लू भी था। एक बात तो कंफर्म है दैट ग्रीन इंक वाज इम्प्योर। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर देन वन स्पॉट्स, मोर देन वन सब्सटेंसेस। ग्रीन इंक के अंदर रेड नहीं था, क्योंकि रेड के सामने यहाँ पे कोई भी स्पॉट प्रोड्यूस नहीं किया ग्रीन इंक ने, विच मीन्स ग्रीन इज नॉट कंटेनिंग रेड। प्योर सब्सटेंसेस की एक और खास बात भी ये होती है, व्हेन यू देयर टू एक्सेसिंग प्योरिटी, ठीक है, अगर आपने प्योरिटी को असेस करना है, प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज मेल्ट एंड बॉयल एट स्पेसिफिक एंड शार्प टेम्परेचर्स। अगर एक वाटर प्योर है, अगर आपको कोई आके कहता है दैट ये पानी पी लो, हाउ डू यू नो दैट इट इज प्योर वाटर? आप उसको बॉयल कर लो। हम्म आप उस पानी को बॉईल कर लो, थर्मोमीटर प्लेस करो, अगर वो पानी एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो गया, दैट मीन्स दैट द वाटर इज प्योर। सिंपल। अगर नहीं हुआ, लेट्स से अगर वो बॉईल होता है 104 डिग्री सेल्सियस पे, या 106 डिग्री सेल्सियस पे, दैट मीन्स के वाटर हैज लिटिल अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। क्योंकि जो मिक्सचर्स होते हैं ना, मिक्सचर्स तो वैसे ही, मिक्सचर्स नाम से पता लग रहा है इम्प्योरिटी है, मिक्सचर्स नाम से पता लग रहा है दैट दे आर इम्प्योर। वाई? मिक्सचर है ना, इट्स अ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है दो चीजें मिक्स हुई हैं। तो मिक्सचर्स ऑलवेज हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स, as they consist of different substances that melt and boil at different temperatures as well. Melting and boiling points data can therefore be used to distinguish pure substances from mixtures. An unknown pure substance can be identified by experimentally determining its melting point and boiling point and then comparing the different data tables as well. Mixtures melt over a range of temperatures. Fixed temperature नहीं है ना, क्योंकि mixtures तो impure हुए, and they also contain two or more substances. किसी चीज में जब एक ही सब्सटेंस है वो मिक्सचर तो नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी प्योर। सो व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी? कैन समवन टेल मी, नॉट इन केमिस्ट्री टर्म्स, एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, अरीशा और अशर, कैन यू बोथ टेल मी व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी? एनी एनीथिंग? क्या है इंपॉर्टेंस प्योरिटी की? किन चीजों में हम प्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं? एनी आइडिया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। कहीं में किसी चीज में, वेर यू थिंक फूड्स, यस एग्जैक्टली, फूड, वाटर, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्सटेंस एंड कंटेन्स नथिंग एल्स। टू हैव अ प्योर सब्सटेंस फॉर फूड एंड ड्रग्स, ड्रग्स देखो ना, आप जो मेडिसिन ले रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एज देयर इम्प्योरिटीज कुड बी डेंजरस इवन इन स्मॉल अमाउंट्स। फूड और ड्रग तो बहुत सेंसिटिव है, फूड भी, फूड के अंदर बहुत छोटी सी इम्प्योरिटीज भी कैन बी डेंजरस अगर वो स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है। Melting and boiling point analysis is routinely used to assess the purity of food and drugs. For example, if a sample of water melts at exactly 0 degrees Celsius and boils at exactly 100 degrees Celsius, then the water is said to be pure. If the melting and boiling points of the water aren't these exact values, then the water must be impure. अगर उसका melting point 0 नहीं है, अगर उसका boiling point 100 नहीं है, that means that the water must be impure and it contains other substances as well, which means that water might be a mixture. फिर एक चीज आती है आर एफ वैल्यू, जो आपने अभी वीडियो के अंदर भी देखा था।
It's a very simple calculation. I'll explain you over here. Let's say this is a chromatogram paper, right? एक आपके पास होती है पेंसिल लाइन और दूसरी आपके पास होती है द सॉल्वेंट फ्रंट. व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज द सॉल्वेंट फ्रंट, जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल करता है, एंड दिस इज व्हाट द पेंसिल लाइन और व्हाट यू कॉल एज द बेस लाइन. ठीक है, यहाँ पे एक स्पॉट है और वो स्पॉट यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन जो सॉल्वेंट था जिसमें हमने इस पेपर को डिप किया था वो तो ऊपर तक ही ट्रेवल किया ना. सॉल्वेंट ने तो यहाँ तक ट्रेवल किया. लेट्स से ये जो डिस्टेंस था वो था 5 सेंटीमीटर. फिर जो मेरा स्पॉट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट्स से वो था 3 सेंटीमीटर. तो हाउ विल वी कैलकुलेट द आर एफ वैल्यू? आर एफ वैल्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट divided by the distance traveled by the solvent, and this would give you what? The RF value. अब ये RF वैल्यू केमिस्ट वगैरह यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस एज वेल. RF का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर. And how do we calculate this RF value? It is basically the distance moved by a compound divided by the distance moved by the solvent. For example, can someone tell me what will be the RF value over here? Ashar, Arisha, tell me the answer for the RF value. क्या होगी यहाँ पे? Quickly, quickly, quick. 1 minute is left for the class. 2, exactly. 30. 2 हो जाएगी. नहीं, 2 नहीं होगी. 2 कैसे होगी? 3 डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है तो 0.5 नहीं होगा. मैं वैसे ही खुश हो गया 2 पे. डिस्टेंस ट्रायल बाय द कंपाउंड कितना है? 3 डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रायल बाय द सॉल्वेंट वाज हाउ मच? 6. गॉट इट? हाँ, 3/6. 6/3 नहीं. फॉर्मूला देखो क्या है. Compound over solvent है ना, तो 3/6 would be the distance. And that is all for today.